23 मई 2014 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। उसकी 1.5 साल की बेटी जो पास में खेल रही थी। इसी बीच में उसके पति विवेक की एंट्री होती है। जैसे ही विवेक ने अपनी पत्नी सविता को देखा और सविता को देखने के बाद उसने कहा कि और तुम कैसी हो पिछले 5 महीने में, और तुमने कितने आशिक तैयार कर लिए। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी को गुस्सा आने लगता है। दरअसल जनवरी 2014 को उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है नाराज होकर, क्योंकि इससे पहले भी वो इसी तरह की बातें कर रहा था। उसके चरित्र पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। कई महीने बीत जाते हैं और 15 मई 2014 को उसकी पत्नी जब वापस अपने घर आती है, बच्चे को दूध पिला रही थी, दूसरा बेटी उसकी खेल रही थी। पति ने जब ये बात कही तो इन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है। पत्नी भी कुछ कहती है, पति भी कुछ कहता है, और पति का गुस्सा कुछ इतना बढ़ जाता है कि जिस चारपाई पर उसकी पत्नी सविता बैठी हुई थी, उसी चारपाई के उसने उस पाए को तोड़ता है, और पाए को तोड़ने के बाद अपनी पत्नी के एक के बाद एक सर में बहुत तेजी से पूरी ताकत से वार करता है। पत्नी खूनम खान हो जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। लेकिन उसके पति विवेक का गुस्सा यहां भी शांत नहीं होता है। उसने एक के बाद एक 4-5 लातें उसके सीने में जोर से मारी। उसके बाद मामला बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा सा पसर जाता है। इस घटना को जब 24 घंटे बीत जाते हैं, तब विवेक की बहन अर्चना और उसका जो पति होता है कमलाकर पावनकर, दरअसल ये भी आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो उसके बाद उसका जीजा होता है सविता के मायके में फोन करके कहता है कि तुम्हारी बेटी अचानक से लापता हो गई है, बच्चों को इस बार यहीं छोड़ के चली गई है, आखिरकार उसका कहीं पता करके देखो। हमने तो उसको सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मिल नहीं रही है। जैसे ये खबर पहुंचती है तो सविता की जो माँ होती है गीताबाई, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा देती है। अब ऐसी स्थिति में विवेक की जो बहन अर्चना आई हुई थी, विवेक की बहन ने सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा। 6 महीने का ये लड़का है और 1.5 साल की ये लड़की है। आखिरकार उन दोनों बच्चों को अर्चना अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी यहीं से शुरू होती है और आगे चल के इस कहानी में 5 और कत्ल होते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है नागपुर। नागपुर की ही एक तहसील है मोदा, और मोदा तहसील का एक गांव लगता है नवर गांव। दरअसल नवर गांव की बात कर रहा हूं। 30 मई 2014 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। धनराज शिवखड़े अपने खेत पर शौच करने के लिए गया हुआ था, और जैसे ही वो जाता है तो उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। उसने जो टॉर्च जलाई हुई थी तो उसी के खेत में जो पुआल था, धान की फसल से जो तैयार होता है पुआल, उसको उसने देखा तो उसे आग लगी हुई थी, पूरी तरह से जल चुका था। आखिरकार उसने जो उस पर टॉर्च जलाकर देखता है तो एक चमकती हुई चीज थी। उसके पास जाता है तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोना या कोई चांदी चमक रहा है। उसने और ज्यादा करीब से जाकर देखा तो एक हाथ में चांदी का कड़ा था। उस पर जैसे ही टॉर्च की लाइट लगती है, टॉर्च की लाइट लगने के बाद वो अचानक से चमक जाता है। उसकी चीखें इसलिए निकल जाती हैं क्योंकि पास में ही एक मानव का सर था और वो पूरी तरह से जला हुआ था, हाथ भी जला हुआ था। अब उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीखों की आवाज गांव तक पहुंच जाती है। गांव के लोग मौके पर आते हैं, और जैसे लोग मौके पर आते हैं उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी यहाँ मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद आखिरकार जब उस जली हुई जो राख थी पुआल से, उस राख को छाना जाता है, देखा जाता है, तो उसके अंदर मंगलसूत्र निकलता है, कान की बाली निकलती है, पैरों की अंगूठियां निकलती है और चांदी का कड़ा निकलता है। आखिरकार ये किसके हैं ये पहचानना बहुत जरूरी था। ये लाश किसकी है जो बहुत मात्रा में जल चुकी थी, ये लाश किसकी है। तभी किसी ने कहा कि अभी 2-4 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी जो दर्ज हुई थी, आप इसके बारे में पता कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हो। दरअसल उस महिला की जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी वो 25 मई 2014 को हुई थी, जिसकी जो इस सविता नाम की एक महिला है जो अचानक से लापता हो जाती है। पहले पुलिस जाती है उसके सास के पास, और सास को वो सारे जो जेवर मिले हुए थे उस राख के ढेर में उन्हें दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये मंगलसूत्र क्या तुम्हारी बेटे की बहू का है? तो वो कहती है कि मेरे बेटी की बहू का ये मंगलसूत्र नहीं है। उसने मंगलसूत्र, उसने कड़ा, उसने कान की बाली, उसने पैरों की अंगूठियां, सबको उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरी बहू का है ही नहीं। तब उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है सविता की माँ गीताबाई के पास, और गीताबाई से जाकर कहती है कि तुम्हारी बेटी के कुछ इस तरह की ज्वेलरी तो नहीं है, आप देखकर पहचान सकती हो। उसकी माँ जोर जोर से दहाड़े मारने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि साहब ये तो मेरी बेटी के ही ज्वेलरी है, आपको कहाँ मिली? तब वो पता चलता है कि गांव के ही पास में एक पुआल में जली हुई जो राख थी, उस राख के बीच में से ये सब पाया जाता है। पुलिस ने उस लाश के जो अंश थे, जो अवशेष थे, उन्हें कब्जे में लेती है, और जो बच्चे थे उन बच्चों के डीएनए लिए जाते हैं,
साथ ही उस लाश के डीएनए लिए जाते हैं और चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये सविता की ही लाश थी। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो सविता का भाई होता है संतोष, उसकी तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 302, 201, 303, 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और जांच के कई अन्य जो मामले थे उनके हिसाब से अब उस लड़के को भी तलाश करना शुरू कर दिया जो उसका पति विवेक लगातार गायब था। आखिरकार 11 जून 2014 को विवेक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। वो इधर उधर छुपा हुआ था अपने रिश्तेदारों के यहाँ। जैसे पुलिस उससे पकड़ के लेके आती है तभी उससे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर लगातार शक किया करता था और इसी बात को देखते हुए पत्नी उसकी नाराज होकर चली जाती है। इसी के बाद वो वापस जब लौट के आती है तो इसी बात पर उनकी कहासुनी भी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है और ज्यादा में ही ये पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी को खाट के एक पाया निकाला। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारा और वहां से दूर ले जाकर जंगल में जो खेत थे, खेत में ही एक पुआल के जो ढेर लगा हुआ था उससे पर उस लाश को रख देता है और उसमें आग लगा देता है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था और खुलासा करने के बाद आखिरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। जैसे ये जेल जाता है तो 1 साल 21 दिन लगातार ये केस चलता है। इसमें तारीखें पड़ती हैं। 30 नवंबर 2015 को कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फैसले में बताया जाता है कि विवेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जैसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जो दुनिया थी, वो पूरी तरह से रुक चुकी थी, थम चुकी थी। एक दिन की बात है, नागपुर की सेंट्रल जेल में उसका जीजा उससे मिलने के लिए आता है, कमलाकर पबनाकर। कमलाकर पबनकर जैसे उसके पास आता है तो जीजा को देखने के बाद वो जोर जोर से रोने लगता है, बिलखने लगता है। कहता है, जीजा बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे मदद की लगातार गुहार लगा रहा हूँ। मुझे इस जेल में नहीं रहना है, मुझे इस जेल से बाहर निकाल लीजिए। जैसे उसके जीजा ने ये बात सुनी, उसने कहा ठीक है, देखते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो जीजा ने बहुत अच्छे से पैरवी की और बहुत अच्छे से वकील किया, जो महंगा वकील था। अब इस मामले में जब मजबूती से इस केस को लड़ा जाता है तो केस वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आखिरकार 17 अप्रैल 2017 को अदालत ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कि अब विवेक को बरी किया जाता है। विवेक बरी हो जाता है क्योंकि जो ग्राउंड बना था, जो पुलिस की रिपोर्ट थी, जो गवाह थे वो पलट जाते हैं और पलटने की वजह से ही सब कुछ उसका केस बेकार हो जाता है, जबकि उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मौत दी थी। आखिरकार वो जेल से बाहर निकलता है और जेल से बाहर निकलने के बाद अब ऐसे ही लगभग 1 साल के आसपास इधर उधर घूमता रहता है और इधर उधर घूमने के बाद ठीक 1 साल के बाद ये बात है, 10 जून 2018 की रात की बात है। नागपुर दिघोरी का एक जगह लगती है, उसी का एक कॉलोनी है, आराधना कॉलोनी। आराधना कॉलोनी में वो अपनी बहन के घर जाता है, अपनी जीजा के घर जाता है। उस दिन बारिश हो रही थी। उसने लगातार कई बार आहट किया, खटका किया, लेकिन बैल बज नहीं रही थी, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। लगातार बारिश हो रही थी। उसकी बाइक साथ में ही लेके आया था, लेकिन जब नहीं खुल रहा है तभी पड़ोसी से कहता है कि आप देख लीजिए फ़ोन करके, मैं अपनी बहन को, अपने जीजा जी को कई बार आहट कर चुका हूँ, खटका कर चुका हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। जब उसके पड़ोसी ने फ़ोन किया तब जाके जी और उसके जीजा दौड़ते हुए बाहर आते हैं। कहते हैं कि बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देख रहे थे, इसलिए पता नहीं चल पाया, और वैसे भी जो बैल थी वो ख़राब हुई पड़ी थी, इसलिए कोई बात नहीं है। वो अपने उस भाई को, विवेक को, घर के अंदर लेके जाते हैं, उसकी जीजी और उसके जीजा। ले जाने के बाद जब जाकर देखता है तो घर में अब यहाँ पर इस वक्त मौके पर 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में जो उसका जीजा होता है और जिसका नाम होता है कमलाकर पबनकर, बहन उसकी अर्चना होती है जिसकी उम्र 45 साल और बहनों की उम्र होती है 52 साल। एक भांजी जिसका नाम वेदांती, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। एक बहन की सास जिसकी मीराबाई, जिसकी उम्र लगभग 72 साल के आसपास होती है। उसका खुद का एक बेटा है कृष्णा उर्फ गनु, जिसकी 5 साल के आसपास उम्र होती है। एक उसकी बेटी होती है मित्यानी, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है। जब उसकी पत्नी का मर्डर हो जाता है तो उसकी पत्नी के जो 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को अर्चना ही अपने साथ लेके आ गई थी। अब इसके बाद ये घर के अंदर जाते हैं, रात का खाना बनता है और खाना बनने के बाद आराम से फिर ये सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में लगभग 1 बजे के आसपास विवेक की आंखें खुल जाती हैं। विवेक चुपके से उठ के जाता है, दरवाजा खोलता है। बाहर जहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी वहीं मोटरसाइकिल में एक लोहे की रोड भी रखी हुई थी। उस लोहे की रोड को लेके आता है और लोहे की रोड को लेके आने के बाद सबसे पहले अपने सोए हुए जीजा के पास जाता है, जो कि आंगन में सो रहा था और बेफिक्र होकर सो रहा था। उसने अपनी जीजा पर एक के बाद एक 3-4 वार बहुत तेजी के साथ किए और जैसे इसको लगा तो उसके बाद उसको चीखने का, उसको चिल्लाने का, उसको कोई भी अपील करने का मौका ही नहीं मिल पाया।
और उसके जो जीजा होता है कमलाकर, उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जब उसको रोड लग रही थी तो उसकी खून के छींटे उसकी बहन की जब चेहरे पर जाकर गिरते हैं तो उसकी बहन की जैसे ही चीख निकलती है तो वो अपनी बहन अर्चना के ऊपर एक के बाद एक कई वार कर देता है। और जैसे ही बहन चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको भी शायद इतनी अवसर नहीं मिल पाता और उसकी बहन की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। 14 साल की जो उसकी भांजी होती है वेदांती, उसकी आंख खुल जाती है जैसे वो आकर देखती है कि मामा तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने माँ को क्यों मारा, तुमने पिता को क्यों मारा। वो अपनी बात कह के ही हटी थी कि इस विवेक ने अपनी भांजी को, जो 14 साल की लड़की थी, उसको उठाया, पूरी ताकत से पकड़ा और अपनी बहन के ऊपर पटक के उसको मारता है। उसके बाद लोहे की रोड से उस पर भी वार कर देता है। वो लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है कि समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। उसको भी लगभग 4 या 5 या से ज्यादा लोहे की रोड से वार की जाते हैं और भांजी भी यहाँ पर मर जाती है। जो बूढ़ी सास थी उसकी अर्चना की, मीराबाई, जिसकी उम्र लगभग 72 साल के आसपास होती है, उसकी आंख खुल जाती है। वो भी मौके पर आती है, आकर देखती है कि विवेक किस तरह से उसके बेटे को, उसके बेटे की बहू को, उसकी पोती को मार रहा है। तब उसने जो भागने की कोशिश की, उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो विवेक ने जाकर उसकी सास को भी बहुत बुरी तरह से दर्दनाक मौत दे दी। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाता है। कमरे में 3 बच्चे बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहे थे। उन्हें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी, कोई उन्हें नहीं पता था कि बाहर आखिरकार क्या चल रहा है। उनके बच्चों के पिता भी मारे जा चुके हैं, उन बच्चों की माँ भी मारी जा चुकी है, एक बहन मारी जा चुकी है, एक दादी मारी जा चुकी है। लेकिन मारने वाला जो विवेक होता है, उसके 2 बच्चे अंदर लेटे हुए हैं, साथ में एक और उसकी भांजी है जो अंदर लेटी हुई थी। यहाँ भांजी मिताली, जो उसका बेटा है कृष्णा उर्फ गनु, और उसकी बेटी मित्यानी, ये लेटे हुए थे और तीनों आराम से एक दूसरे से चिपक के लेटे हुए थे। वो भूल गया था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। और जैसे ही उसने पहली रोड पूरी ताकत के साथ मारी है तो वो रोड किसी और को नहीं, उसी के खुद के बेटे को लग जाती है। और जैसे ही उसके खुद के बेटे को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी भांजी को मारना चाहता था लेकिन भांजी के लग नहीं पाता और उसका बेटा यहाँ पर मर जाता है। अब बच्चे जो थे वो जाग जाते हैं, उसकी भांजी भी और उसकी बेटी भी। जब वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, तो उनकी चीखों की आवाज़ इससे पहले बाहर तक पहुंचती, वो मौका पाता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पर वो अपनी जो लोहे की रोड लेकर आया था उसको उसने एक साइड में छुपा दिया था। मोटरसाइकिल निकालने का उसको अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि मुख्य द्वार था वो बंद था और वो दीवार कूद के वहां से भाग तो जाता है। लेकिन जब ये शोर सुना जाता है तो शोर सुनने के बाद आसपास के लोग जाग जाते हैं। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ये खबर दी जाती है और जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन खबर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उसके बाद मित्यानी और उसकी जो बेटी थी कात्यानी, दोनों वो बताती हैं कि किस तरह से विवेक घर में आया था। शाम को उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद आराम से सब सोने चले जाते हैं, हम लोग सब खेलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हत्या क्यों की है, क्यों नहीं की है, आखिरकार ये समझ में नहीं आता। उसके बाद पुलिस की 8 टीमों का गठन किया जाता है और 8 टीमों का गठन करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि जितनी जल्दी हो सके विवेक की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि विवेक का नाम शामिल था, विवेक का नाम सामने आ रहा था। आखिरकार विवेक ने अपनी बहन, अपने बहनोई और बहनोई की माँ को, अपनी भांजी को और अपने ही बेटे को क्यों मारा, इसके पीछे की क्या वजह थी। पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, मीडिया भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। लगातार मीडिया इस मामले की कवरेज कर रही थी और ये मामला पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, चर्चित हो रहा था। और चर्चित वो इसलिए भी हो रहा था कि इसी व्यक्ति ने, विवेक ने, अपनी पत्नी का भी साल 2014 में कत्ल कर दिया था। और कत्ल करने के बाद आखिरकार कितना तिगड़मबाजी इसने लगाई और तिगड़मबाजी लगाने के बाद ही जेल से बाहर छूट जाता है। लेकिन ये भागा हुआ था। 10 तारीख की रात को ये कत्ल होता है और 10 तारीख की रात कत्ल होने के बाद जब लगातार हाथ नहीं आ रहा था, फोन नंबर स्विच ऑफ था, आखिरकार 19 जून 2018 को लुधियाना के शांतिनगर गली नंबर 2 गंसपुरा एक जगह लगती है, वहां से इससे एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है। और जैसे संदेश आता है तो पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। आखिरकार टीम वहां पर भेजी जाती है और भेजने के बाद पता चलता है कि एक दुकानदार के पास वो मोबाइल होता है, जो मोबाइल विवेक का होता है। पुलिस ने उस दुकानदार को पकड़ा और दुकानदार को पकड़ने के बाद उससे कहा कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसने कहा साहब मैंने ही 700 रुपये का मोबाइल खरीदा है, ये मोबाइल मेरा नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का जो यहीं पास में रहता है। इसके बाद पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जहां पर वो मोबाइल का मालिक छिपा हुआ था। पता चलता है कि वो विवेक ही था। आखिरकार पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ के लिए लेके आते हैं, उससे पूछताछ की जाती है। उसे लुधियाना से सीधा हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचाया जाता है नागपुर में। और जब वहां से उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि जब वो जेल चला जाता है अपनी पत्नी के ही मर्डर के इल्जाम में, तो उसका बहनोई उसकी मदद करता है और मदद करने के बाद उस पर लाखों रुपए बता देता है कि तुम पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तुम्हें लाखों रुपए तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके पैसे देने की उतनी उसकी हैसियत नहीं थी। वो इन पैसे का इंतजाम करता तो कहाँ से करता। तभी उससे कहा जाता है कि तुम्हारे नाम जो जमीन है
उस जमीन को बेच डालो और जमीन को बेचने के बाद उसका जो कर्जा है उसका पूरा करो। तुम्हारे जो दोनों बच्चे उसके घर पे रह रहे हैं, कम से कम उसके 5,000 रुपये महीने का खर्चा तुम्हें भेजना चाहिए, लेकिन वो खर्चा देने में असमर्थ हो जाता है। एक दिन वो अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी बहन के पास, अर्चना के पास जाता है, तो बहन कह देती है कि तुम्हारे घर में कोई महिला नहीं है, इन बच्चों की परवरिश किसी महिला के बिना हो नहीं पाएगी, इसलिए तुम इन बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं ही इनको अच्छे से परवरिश करूंगी। और वो वाकई अर्चना उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रही थी। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो खैर मरने वाला ही बता सकता था, लेकिन मरने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। क्या वाकई बात पैसों के लेकर लड़ाई थी या क्या बात जमीन को लेकर लड़ाई थी, क्योंकि जिससे लड़ाई थी वो मारा जा चुका था और पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी ही बात सामने आती है। आखिरकार पुलिस ने 18 सितंबर 2018 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और नागपुर के सेशन कोर्ट ने 4 साल 6 महीने और 28 दिन के बाद इस मामले में अपना फैसला दिया। 18 दिसंबर 2023 को इस विवेक को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। आखिरकार उस व्यक्ति की जीने की बहुत सारी इच्छा थी। मामला फिर वो हाई कोर्ट में अपील करता है और जिस मामले की हाई कोर्ट में अपील होती है तो 27 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा। उसके बारे में कहा गया कि अगर इस व्यक्ति को खुले समाज में छोड़ दिया जाए तो ये फिर से हत्याएं करेगा, जैसे इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, जैसे इसने अपनी बहन की, अपनी बहनों की, अपनी भांजी की, अपनी बेटी की और अपनी बहन की सास की हत्या की थी। इसी तरह से बाहर हत्या करेगा, इसलिए इसको बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। क्या ये निकल पाएगा, ये नहीं निकल पाएगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्योंकि कानून में बहुत सारी तिकड़मबाजी होती है। जैसे अपनी पत्नी को मारने के बाद ये जेल से बाहर निकल गया था, हो सकता है कि आगे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल इसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई हुई है। अभी तारीख निश्चित नहीं की है कि ये कब इसको फांसी दी जाएगी, लेकिन जब जब इस कहानी के बारे में नागपुर महाराष्ट्र में बातचीत होती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि एक आदमी इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, इतना हीनियस कैसे हो सकता है, आखिरकार इतना बेदर्द इंसान कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये जो व्यक्ति है अभी फिलहाल पुणे की यरवदा जेल के अंदर बंद है और इसने कई लोगों के साथ वहां पर मारपीट भी की थी, इसलिए इसका रिकॉर्ड है जेल के अंदर भी पूरी तरह से खराब है और बेकार है। उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली सुषमा डवास मैडम, जो कि मुझे कभी पढ़ाया करती थी ग्रेजुएशन में, उनकी बेटी जिनका नाम युविका है, आज उनकी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बीरमपुर के रहने वाले अमित कुमार यादव, श्रेयस कुमार, संदीप कुमार राजपूत, विहान जोशी, कृष्णा सक्सेना, दीपांशु कुशवाहा, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद कासिम, दलजीत सिंह, निखिल शर्मा, विशाल टंडन, रोबिन सिंह, डॉक्टर सुरेश, शहवान अंसारी, जॉनी, विजय मौर्य, काजल कुमारी, अनु चौहान, हिम्मत सिंह, मधु गौतम, हरीश पटेल, नानक सिंह, राजपाल सैनी, दिनेश कुमार यादव, गौरव कुमार तिवारी, सोनू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।